अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यूज़। अभी तक हम एसी स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ रहे हैं और हमें पता है एसी स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हमें पीरियोडिक वेवफॉर्म्स करंट की हो या वोल्टेज की हो मिलती हैं। अब नॉर्मली जब हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, आई एम कॉज ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। अब इसमें वी एम अगर ये वोल्टेज है तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है, एक सिंपल साइन सिग्नल है, तो माइनस वी एम इसका मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड हो। तो इस पीक से इस पीक की वैल्यू को पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। वो अभी तक हमने यूज़ नहीं की। हम जो अभी तक वैल्यू यूज़ करते आए हैं वो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है किसी भी सिग्नल। अब ये वैल्यू कितनी इफेक्टिव है कैलकुलेशन में यूज़ करते हुए। अब जब तक तो वेव फॉर्म इस टाइप की रहें तब तक तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेव फॉर्म अगर चेंज हो जाए, टू 4, ऐसे केसेस में हम कौन सी वाली वैल्यूज लेंगे, मतलब डिफरेंट शेप की वेव फॉर्म्स आ सकती हैं। इस तरह के सिग्नल आना शुरू हो जाए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम कौन सा लेंगे। तो किसी भी सिग्नल की हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए, जैसे कि हम सिंपल रेजिस्टिव सर्किट में क्या करते थे, पावर कैसे फाइंड करते थे, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। उसमें आई क्या था, एक कांस्टेंट डीसी वैल्यू होती थी, ठीक है, और उस वैल्यू को यूज़ करके हम पावर कैलकुलेशन करते थे। अब इसमें क्या है कि वी एम और आई एम क्या है, ये किसी भी सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है या मैक्सिमम पावर होता है। तो सोर्सेज अगर बदल जाएं, डीसी सोर्स में फार्मूला है आई स्क्वायर आर, एसी सोर्स में फार्मूला है 1/2 आई एम स्क्वायर आर, ठीक है। तो डीसी सोर्सेज से एसी सोर्सेज आ जाए तो पावर की कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। तो हम कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं कि जब एसी सोर्स भी आए तो स्टिल कोई ऐसी डीसी वैल्यू हो जिसे हम यूज करके ऐसे सर्किट्स में जिनमें सोर्स एसी है 1/2 के बगैर आई स्क्वायर आर से ही पावर फाइंड करनी। तो इस वैल्यू को हम नॉर्मली कहते हैं एक डीसी वैल्यू, कोई भी इफेक्टिव वैल्यू, जो पूरे सिग्नल की एक इफेक्टिव वैल्यू एक डीसी वैल्यू होगी। ये सिग्नल है, इसकी इस पूरे सिग्नल की कोई एक डीसी वैल्यू होगी, मींस ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। इस पूरे सिग्नल को रिप्रेजेंट करती हुई कोई भी एक डीसी वैल्यू होगी जो कि हम चाहे करंट की हो चाहे वोल्टेज की हो उसे हम यूज़ करेंगे। और ये पावर ऐसी पावर वैल्यू होगी कि जिससे अगर हम पावर एवरेज पावर कैलकुलेट करें तो वो सेम आएगी किसी भी रजिस्टर के क्रॉस, जैसे हम नॉर्मल एवरेज पावर फार्मूला से यूज़ करते हुए पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू से, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू नहीं है, आई एम नहीं है, आई इफेक्टिव है, इससे किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पावर फाइंड करें और फिर एवरेज पावर सिंपली वी एम और आई एम से फाइंड करें तो वो सेम आए। मीन्स हम चाहते हैं कि ये वैल्यू पूरे सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है, और उसकी जगह कोई डीसी वैल्यू यूज हो रही हो।
ठीक है, तो हर सिग्नल की एक इफेक्टिव वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इफेक्टिव वैल्यू आएगी कैसे? अब जैसे कि मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि 1/2 आई स्क्वायर आर की बजाय P = कोई भी इफेक्टिव कोई भी किसी वैल्यू हो उसका स्क्वायर आर करके 1/2 लिखे बगैर हम पावर कैलकुलेशन कर लें। और किसी भी पीरियोडिक करंट की जो एवरेज पावर डिलीवर होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? P = एवरेज पावर डिलीवर अगर हम फाइंड कर रहे हैं किसी भी पीरियोडिक की, तो एवरेज क्या होता है उसी टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें T0 + T। पावर क्या होगी? कोई भी सिग्नल IT है, IT स्क्वायर किसी भी रजिस्टर के क्रॉस, किसी रजिस्टर R के क्रॉस जो पावर है ये उसकी एवरेज पावर होगी। मींस उसको पूरे इंटरवल में आपने इंटीग्रेट कर लिया, उसकी पावर फाइंड करी और उसी टाइम पीरियड से जब आपने डिवाइड कर दिया तो ये इस सिग्नल IT की एवरेज पावर आ जाएगी। इसको भी हम कह रहे हैं एवरेज पावर, और हम कह रहे हैं हम एक ऐसी इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो इस IT की जगह यूज हो और पावर का आंसर वही आए जो इस फार्मूले से आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक फार्मूला हो गया ये जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। एक फार्मूला है एवरेज पावर का, ये किसी भी सिग्नल IT कोई भी सिग्नल है उसकी एवरेज पावर क्या होगी? I²R, हमें पता है I²R, इस केस में IT²R। और उस पावर की एवरेज कैसे लेंगे? विद इन टाइम पीरियड उसको इंटीग्रेट करें और उसी टाइम पीरियड से अगर आप उसको डिवाइड कर दें तो ये उसकी एवरेज पावर निकल आएगी। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर कर लें, ये भी एवरेज पावर है, ये भी एवरेज पावर है, तो हम लिख सकते हैं ठीक है, इनको कंपेयर कर लिया, ये भी एवरेज पावर है, ये भी एवरेज पावर है और ये इक्वल होंगी। ठीक है, आई इफेक्टिव की ऐसी वैल्यू हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो आंसर किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पावर ड्रॉप हो रही है इस करंट की वजह से वो सेम वही आए जो इस करंट की वजह से ड्रॉप हो रही। तो इनको कंपेयर कर लिया, मुझे चाहिए आई इफेक्टिव। आई इफेक्टिव क्या होगा? आर कैंसिल हो जाएगा, आई इफेक्टिव विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1/T T0 to T0 plus T I² T dt। तो हम किसी भी सिग्नल की आई इफेक्टिव वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम उस सिग्नल का स्क्वायर लें, उसका मीन ले लें और फिर उसका रूट ले लें, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस इफेक्टिव वैल्यू को IRMS भी कहते हैं। RMS से क्या बनता है? RMS is root mean square। कोई भी वैल्यू, कोई भी सिग्नल IT गिवन है, अगर आप उसका रूट मीन और स्क्वायर ले लें तो आपके पास RMS वैल्यू या आई इफेक्टिव आ जाएगी। तो ये IT सिग्नल है, एक IT का स्क्वायर भी ले लिया, मीन क्या है इसको ऐड करके उसी टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया, ये मीन बन गया, और उसका
रूट ले लिया। इस वैल्यू को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। अब ये एक डीसी वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो इस पूरे सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और ये वैल्यू अगर हम फार्मूलाज में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि P एवरेज इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर, R से भी वही आंसर आएगा जो P 1/2 IM स्क्वायर R से आता है। ठीक है, P IRMS स्क्वायर R से भी वही आंसर आएगा जो P 1/2 IM स्क्वायर में आता है। अब इसमें फर्क क्या है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जबकि ये जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं पूरे सिग्नल की हमने एक ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है उस सिग्नल का रूट मीन स्क्वायर लेके। ठीक है, तो ये वैल्यू एक डीसी वैल्यू है जो उस पूरे सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है कि आंसर सेम आना चाहिए। इस रजिस्टर R जो कि सेम वैल्यू का रजिस्टर है, अगर ये वाला करंट यूज करें या ये वाला करंट यूज करें, फार्मूला को यूज करें, तो पावर सेम आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि IRMS वैल्यू जो है वो ठीक कैलकुलेट हुई है। अगर ये पावर दोनों में चेंज आ जाती है तो फिर तो मकसद ही खो दो। तो आप देखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब हम यूज करते हैं तो किसी भी रजिस्टर की क्रॉस पावर कैलकुलेट करने के लिए तो वो वही आती है जो कि नॉर्मल अभी तक हम फार्मूला पढ़ते रहे हैं पावर का, उससे कैलकुलेट करने से आती है। तो ये समझ आ गई रूट मीन और स्क्वायर कैसे है। अब ये वैल्यू किसकी हो सकती है, फिलहाल तो ये हमने करंट के लिए ड्राइव किया है, सेम वोल्टेज के लिए भी यही प्रोसीजर है। या वोल्टेज होता तो यहाँ पर क्या होता, VT आ जाता। ठीक है, ये फार्मूला भी बदल जाता, फिर हम इसको लिखते V इफेक्टिव स्क्वायर ओवर R की फॉर्म में, और यहाँ पर क्या आ जाता IVT स्क्वायर ओवर R। तो वोल्टेज के लिए भी ड्राइव होके यही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बनती है। तो ये किसी भी साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल की आप एक डीसी वैल्यू जब गेट करते हैं, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, उसको हम रूट मीन स्क्वायर या इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है इफ IT इज, कोई भी करंट है गिवन है, IM cos of omega t minus theta which has a period of टाइम पीरियड इसने दिया है t is equal to 2 pi over omega, 2 pi over ओमेगा। तो कहता है इसकी IRMS वैल्यू फाइंड करें, इसकी IRMS वैल्यू फाइंड करें। तो हम इसकी IRMS वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने भी फार्मूला पढ़ा है IRMS वैल्यू का, क्या था, IRMS इक्वल होती है रूट के मीन के ऑफ द सिग्नल, जिसके भी आप फाइंड कर रहे हैं उसका स्क्वायर dt। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करते हैं IT की और इस फार्मूला में टाइम पीरियड की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, T0 को अगर 0 एज्यूम करें, ये 0 इंटरवल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बन जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा ओवर 2 पाई 0 to
2 पाई ओवर ओमेगा, IT is Im स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस थीटा dt। यही चीज बन जाएगी। और एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, cos स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है 1/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगर इसको यूज करते हुए आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करें तो इंटीग्रल हमारे लिए आसान हो सकता है। हम देखते हैं इसको। ओमेगा ओवर 2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई ओवर ओमेगा। Im स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर ही ले आए, Im स्क्वायर अंदर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज ओमेगा t माइनस थीटा। तो ये आप क्यों लिखते हैं 2 ओमेगा t माइनस 2 थीटा। dt इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस थीटा की जगह ये वैल्यू लिख दी। ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो ये दो तरह के इंटीग्रल बनेंगे। एक बनेगा ओमेगा ओवर 2 पाई Im स्क्वायर 0 to 2 पाई ओवर ओमेगा 1/2 dt प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा ओवर 2 पाई Im स्क्वायर 0 to 2 पाई ओवर ओमेगा 1/2 cos 2 ओमेगा t माइनस 2 थीटा dt। ऐसे ही होगा इंटीग्रल बारी बारी दोनों क्वांटिटीज का होगा। तो अगर आपको याद हो हमने डिस्कस क्या किया था कि कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद इन इसके टाइम पीरियड में, चाहे वो साइन हो या चाहे वो कॉस हो, तो वो क्या हो जाता है, वो हमने प्रूफ भी किया था कि जीरो हो जाता है, जो एवरेज बन जाती है। क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव जब ऐड होते हैं तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है। ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, पीछे क्या रहेगी ये वाली टर्म। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की है। ठीक है। तो ओमेगा ओवर 2 पाई Im स्क्वायर, अब 1/2 t 1/2 t की पावर 2 पाई ओवर सॉरी पावर है लिमिट 0 to 2 पाई ओमेगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लें ओमेगा ओवर 2 पाई Im स्क्वायर, या इसको 4 पाई कर दे, 2 to मल्टीप्लाई हो गई 2 पाई ओवर ओमेगा माइनस 0, यही बनेगा। तो 0 वाला पार्ट तो गया, इसे क्या रह जाएगा ये चीज ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, 2 पाई से ये यहाँ पर 2 आ गया। तो ये क्या बचा Im स्क्वायर
डिवाइड बाय 2 और IM ओवर √2। ये कौन सी वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे? IRMS। तो किसी भी सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी? उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड लें और उसको √2 से डिवाइड कर दें, तो वो वैल्यू उस पूरे सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू उस पूरे सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। हमने अपनी कैलकुलेशन की, इस IT के लिए हम इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे जो कि हम डिफरेंट कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकें। ठीक है, एज अ DC वैल्यू। तो हमारे पास क्या आई? वो IM डिवाइड बाय √2। तो IM कौन सी वैल्यू थी? जो मैग्नीट्यूड इससे पहले हम यूज़ करते रहे 1/2 के साथ, वही IM, उसी IM को अगर हम √2 से डिवाइड करते हैं तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाती है। तो अगर आप एवरेज पावर का फार्मूला देखें, एवरेज पावर का फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था वो क्या था? P एवरेज इसके इक्वल होता है 1/2 VM IM cos ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। अगर मैं इसको यूं लिख लूं, VM IM cos ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। मैं लिख सकता हूँ 1/2 को मैंने किस फॉर्म में लिख लिया? 1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/√2 इंटू 1/√2। ये 1/2 ही बनेगा, ऐसे ही है। तो मैंने 1/2 को इस फॉर्म में लिखा, 1/2 VM से डिवाइड कर दिया, 1/2 IM से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ बन गई। अभी हमने ये कैलकुलेट किया है किसी भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को जब हम √2 से डिवाइड करते हैं तो वो उसकी RMS वैल्यू बन जाती है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, VRMS IRMS cos ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। तो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर हम पावर फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला यूज करें, ये वाला फार्मूला यूज करें, बात एक ही है और आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 1/2 का कंट्रीब्यूशन क्या है? ये VM और IM को उनकी RMS वैल्यू में एक्चुअली कन्वर्ट कर रहा होगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इन दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब चाहे आप किसी भी रजिस्टर के क्रॉस इस फार्मूले से पावर फाइंड करें या P = IRMS स्क्वायर R से। अब आपको 1/2 लगाना नहीं पड़ेगा IRMS के केस में। वो क्यों नहीं लगाना पड़ेगा वो आपको पता है। पहले क्या होता था? P = 1/2 IM पहले हम ऐसे डालते हैं ना, IM स्क्वायर R 1/2। IM स्क्वायर तो मैं यूँ लिख सकता हूँ IM इंटू IM और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ, तो क्या चीज बन जाती है? IRMS इंटू IRMS स्क्वायर R।
तो इस रजिस्टर R के क्रॉस ये फार्मूला यूज करें, सेम पावर आएगी, और ये फार्मूला यूज करें, सेम पावर आएगी। और वो क्यों आएगी वो आपको नजर आ रहा है। इसी फार्मूले को जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने जब IRMS वैल्यू फाइंड किया तो हमें एक्चुअली पता चला है कि √2 से अगर डिवाइड करें तो वो कोई भी मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू उसकी इफेक्टिव वैल्यू बन जाती है, और एक्चुअली ऐसा ही हो रहा था पहले भी। ठीक है, इस वैल्यू को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू। नॉर्मली हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई हो रही होती है वो आप सबको पता है 220 वोल्ट्स है, 220 वोल्ट्स। ठीक है, ये एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है। जो भी घरों की इस तरह की रेटिंग्स गिवन होती हैं वो हमेशा RMS वैल्यूज होती हैं। तो 220 वोल्ट का मतलब है 220 RMS। ठीक है, तो अगर आप उसको साइनोसाइडल की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू कैसे आएगी, हमें पता है कि Vm/√2 होता है RMS। तो जो Vm होगा हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है उसको 220 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनता है 311। तो ये 311 बनता है। ये वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है जो हमारे घर आ रहा है। अभी हम लिखेंगे cos ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा जो। ठीक है, तो जो हमें गिवन होती हैं स्टैंडर्ड है रेटिंग्स कि आपके घर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 220 लिखा हुआ है या 120 लिखा हुआ है, तो वो नॉर्मली जो रेटिंग्स होती हैं वो RMS वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो अगर आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ऐसे उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं हम। वेव फॉर्म अब इसमें थोड़ी सी चेंज हो जाए, अगर स्क्वायर वेव आ जाए तो क्या करेंगे। एक स्क्वायर वेव है 4 - 4 -2 0 2 4 6। ये टाइम है सेकंड गिवन, और ये है करंट IT। ठीक है, determine the RMS value of the current waveform in this figure and use this value to compute the average power delivered to 2 ohm resistor। resistor की वैल्यू क्या है 2 ohm। कहते हैं ये IT गिवन है, पहले तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करें और फिर उस इफेक्टिव वैल्यू को यूज़ करें और रेजिस्टेंस 2 ohm के अक्रॉस पावर जितना ड्रॉप हो रहा है पावर कैलकुलेट करने के लिए उस इफेक्टिव वैल्यू को यूज़ करें। तो हमें पता है IRMS वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक हमें रूट पता होना चाहिए, टाइम पीरियड पता होना चाहिए और इंटरवल पता होना चाहिए और I²T ठीक है। अब I²T अगर आप देखें तो टाइम पीरियड उसका कितना बनता है। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसके बाद कोई भी पीरियोडिक सिग्नल खुद को रिपीट करना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखें
कितने टाइम के बाद सिग्नल खुद को रिपीट कर रहा है। इधर से शुरू करेंगे, इधर से डाउनवर्ड गया, दोबारा डाउन कब जा रहा है, यहाँ पर -2 to 4। इधर से देखें अपवर्ड कब गया 0 पर, उसके बाद कब जा रहा है 4 पर। तो इधर से देखें या किसी देखें आप, हमें पता चल रहा है जो इसका टाइम पीरियड है 4 सेकंड के बाद ये सिग्नल खुद को रिपीट कर रहा है। तो टी हमें पता चल गया ये 4 है। और अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंटरवल लेते हैं। अगर तो हम ये वाला इंटरवल लेते हैं -2 से 2, तो फिर हमारा टी नॉट जो होगा वो -2 हो जाएगा। टी नॉट विल बी -2 प्लस 4। लेकिन अगर हम 0 से ले लेते हैं इंटरवल 0 to 4, तो फिर टी नॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए 0 से 4 वाला इंटरवल लेते हैं। तो 0 से 4 वाला इंटरवल क्या होगा, 1 बाय टाइम पीरियड 4 है, 0 to 4। अब 0 to 4 में अगर आप गौर करें तो हम कौन से वाला मैग्नीट्यूड, एक दफा वो +4 है, एक दफा वो -4। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस इंटरवल को डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं 0 से 2 तक 4, 0 से 2 तक ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, क्योंकि i का स्क्वायर लेना है, ये i है, dt प्लस दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा 2 से 4 तक। मीन 0 से 4 तक को हमने इंटरवल को डिवाइड कर लिया, 0 से 2 और 2 से 4। ये आपको पता है मैथमेटिक्स में हम ऐसा कर सकते हैं। तो -4 स्क्वायर dt। इसको सॉल्व कर लें आप, क्या बच जाएगा। अब ये कोई स्क्वायर वेवफॉर्म है, उसकी जगह पूरी को रिप्रेजेंट, उस पूरे करंट को आई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डीसी वैल्यू फाइंड करें, आई फैक्टर। तो ये हो गया 1/4 16 यही पता है 16t आएगा, तो लिमिट पुट करें 2 - 0 प्लस 1/4, ये भी माइनस का स्क्वायर है तो 16 आएगा, और फिर t आएगा, इसमें लिमिट पुट कर दें 4 - 2, डायरेक्ट 16t आना था, मैंने लिमिट भी पुट कर 4 × 2 8 प्लस 8 √16। तो √16 हमें पता है क्या होता है 4। तो IRMS इस पूरे सिग्नल की क्या है हमारे पास 4। तो इस वैल्यू को यूज करके हम 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पावर कैसे फाइंड कर सकते हैं, IRMS स्क्वायर R 4 स्क्वायर इंटू 2 32 वाट। ठीक है, तो इस पूरे सिग्नल को हमने, इस पूरे सिग्नल की एक डीसी वैल्यू ऐसी फाइंड कर ली जिसको हम इन फार्मूलाज में बिल्कुल डीसी सर्किट्स की तरह यूज करके रेजिस्टर के क्रॉस पावर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब वेव फॉर्म थोड़ी सी अगर इसके मुकाबले में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए,
वेवफॉर्म आ गई है इस टाइप की। इस टाइप की वेवफॉर्म है और 0 1 2 0 1 2 3 4 5 टाइम इन सेकेंड है और ये जो गिवन है ये वोल्टेज VT का इन वोल्ट्स गिवन है। मैक्सिमम इसकी जो पीक है वो 4 है और ये जो मिनिमम पीक है ये इसकी -4। We wish to compute the RMS value of voltage waveform shown। ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, इसकी हम RMS वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जिस टाइम के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो ये कब रिपीट कर रहा है? आफ्टर 3 सेकेंड सिग्नल रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका टाइम पीरियड 3 होगा। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में V ऑफ t 3 इंटरवल्स में बटा हुआ है। फॉर इंटरवल 0 to 1 it's 4, for interval 2 to 3 it's 0, and for interval 1 to 2, for 1 to 2 it's 0, and for interval 2 to 3 it's 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? V इफेक्टिव फाइंड करने के लिए सेम वही फार्मूला। अब हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे। 1/3 फर्स्ट इंटरवल 0 to 1 16 dt। V क्या है? 4, तो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 1/3 1 to 2 it's 0, प्लस 1/3 2 to 3 it's -4 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 16 dt, और इस पूरे की पावर 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें, ये क्या बन जाएगा? 1/3 इंटू 16 1 - 0 16 डी आएगा। इस पर लिमिट पुट की तो 1 - 0 हो जाएगा, ये वैसे ही 0 हो जाएगा, और फिर 1/3 इंटू 16 और ये भी 3 - 2 16 डी होगा तो 3 - 2 और ओवरऑल पावर 1/2 16/3 प्लस 16/3 स्क्वायर रूट। तो ये क्या बनता है? 406/3। हमने इस सर्किट को सॉल्व कर दिया बिल्कुल ऐसे जैसे ये स्क्वायर वेव हो। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था।
तो क्योंकि अभी हमने DC वाला क्वेश्चन किया था तो वही माइंड में हमने इसको 4 दे दिया। ये कांस्टेंट 4 वैल्यू नहीं है, ये 0 से 4 तक इंक्रीज हो रहा था, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम पहले इसका फंक्शन फाइंड करेंगे। 0 to 1 इसका फंक्शन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे वो आप लोगों को पहले से पता है। y माइनस y नॉट ओवर x माइनस x नॉट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, उससे ये फाइंड करते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आप ये समझ लें कि इस वेव फॉर्म के लिए किया, दिस अगर ये ऐसी वेव फॉर्म होती तो ये प्रोसीजर बनता था। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी वेव फॉर्म नहीं थी और हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इस वेव फॉर्म का ये सॉल्यूशन बनता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसे था, ये और ये, तो इसको हम चेंज करेंगे, दोबारा से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इंटरवल लेंगे, इसमें हमें भी फंक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है जाके 4 होती है, लेकिन रैम फंक्शन नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, y माइनस y1, इस केस में y क्या है, vt माइनस y1 इज 0, t माइनस टाइम एट टाइम इनिशियली 0 इक्वल्स टू y2 इज 4 माइनस y1 0, x2 इज 1 माइनस x1 इज 0। तो vt की क्या वैल्यू बन रही है इस इंटरवल में, vt इज 40। ठीक है, दूसरा इंटरवल में हमें पता है 0 है, 1 to 2 नजर आ रहा है 0 है, तो 4 इंटरवल vt इज 0 एंड 4 इंटरवल vt y माइनस y1। अब इस केस में 2 से 3 में y1 क्या है, 0, x माइनस x1 इज 2, x1 इज 2 इज इक्वल टू y2 इज माइनस 4 माइनस y1 इज 0, x2 इज 3 माइनस x1 इज 2। तो vt किसके इक्वल बन गया, vt इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 1 इज स्टिल माइनस 4 इंटू t माइनस 2, तो माइनस 4t प्लस 8, vt इज माइनस 4t प्लस 8। अब ये 3 वैल्यूज हमें पता चल गई। हमने देखा कि vt एक्चुअली 4t है फॉर इंटरवल 1 to 0, 0 है फॉर इंटरवल 1 to 2 एंड माइनस 4t प्लस 8 है फॉर इंटरवल 2 to 3। ये है एक्चुअल सॉल्यूशन। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे PRMS का, इक्वल होगा 1/3 0 to 1। अब IT एक्चुअली 4t है फर्स्ट इंटरवल में, 4t
का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा dt प्लस दूसरे इंटरवल में 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरे इंटरवल में 2 to 3 अगेन माइनस 4t प्लस 8 स्क्वायर dt। क्योंकि इसमें dt माइनस 4t प्लस 8 है तो उसका स्क्वायर ले लें और इस पूरे का स्क्वायर रूट, यही होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो 1/3 16/3 t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा t क्यूब बाय 3, लिमिट इस पे आ जाएगी 0 to 1 प्लस 1/3 ये क्या बन जाएगा 16t स्क्वायर प्लस 64 माइनस 2ab 8 into 8 64t ये बनेगा। तो इसको दोबारा से अगर हम अप्लाई कर दें 16/9 इस पे अगर अप्लाई करेंगे 1 माइनस 0 तो 1 क्यूबिक 1 माइनस 0 की 1 तो ये 16/9 ही रहेगा प्लस 1/3 2 to 3 t स्क्वायर dt माइनस 1/3 64 2 to 3 t dt प्लस 1/3 2 to 3 64 dt और सबका याद रखना है स्क्वायर रूट है, सबका स्क्वायर रूट है। तो क्या बन जाएगा 16/9 प्लस अगेन इसका क्या आएगा t स्क्वायर डिवाइड बाय t क्यूब डिवाइड बाय 3, तो ये 16/9 दोबारा बन जाएगा और t क्यूब की जब लिमिट पुट होगी 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 27 माइनस 8 ये बन जाएगा। t क्यूब पे जब ये लिमिट हम अप्लाई कर देंगे माइनस 1/2 t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64/6 और t स्क्वायर पे जब ये लिमिट अप्लाई होगी तो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 और इस तरफ आ जाए प्लस 64/3 t तो 3 माइनस 2 जो कि 1 होगा। तो इस सब का स्क्वायर रूट क्या बनेगा इक्वेशन की 16/9 प्लस 27 माइनस 8 19
16 into 19 by 9 minus 64 by 6 into 5 power 64 into 5 divided by 6 plus 64 by 3 और इसका स्क्वायर रूट। ये क्या वैल्यू बनती है? 4 into 2 by 3 एंड डेसिमल में बता। डेसिमल में 1.8 1.89। हाँ 1.89। ये वैल्यू बनती है 1.89। VRMS is 1.89। तो अब आप को एक्चुअली आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा था। जब सिग्नल चेंज हो जाते हैं तो देखने में तो हमें यही नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव जो पीक बन रही है वो 4 है और नेगेटिव जो है वो -4 है। तो हम नॉर्मली साइनसॉइडल में क्या करते हैं, VM ले लेते हैं 4, तो उसकी जगह फिर हम वो कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो इस सिग्नल की जो RMS वैल्यू बन रही है वो वैल्यू जो कि DC इफेक्टिव वैल्यू होगी, उसको हम वो कौन सी वैल्यू है 1.89। अब इस पूरे सिग्नल BT की जगह हम पावर कैलकुलेशन में ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अंडर रूट किधर है? अंडर रूट 2। इधर अब लिख अंडर रूट। तो इस पूरे सिग्नल की जगह अब हमें एक DC वैल्यू मिल गई जो है 1.89 और इस वैल्यू को अब हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पावर कैलकुलेशन। तो ये होती है एक DC वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की। उस पूरे पीरियोडिक सिग्नल की जगह आप वो वैल्यू उस कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी भी रजिस्टर की क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना हो तो अगर ये उसके वोल्टेज क्रॉस VT थे, ये उसकी RMS वैल्यू है, तो आप V²/R से कर सकते हैं। अच्छा वो मैं बता दूँ, ये तो होगी RMS वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अगर आप वोल्टेज यूजिंग V²/R वाले फार्मूले से अगर पावर फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लोड है, वन और J1, और आप फाइंड करना चाह रहे हैं एवरेज पावर। लेट्स से इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V, और आप एवरेज पावर फाइंड करने के लिए फार्मूला या लगाते हैं IRMS²R या VRMS²/R। तो ये तो हर हाल में ट्रू रहेगा, लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट इम्पीडेंस का ज़ीरो नहीं है, अगर इमेजिनरी पार्ट इम्पीडेंस का ज़ीरो नहीं है तो आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इस केस में है 1 + J1, J1 ज़ीरो नहीं है। अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो नहीं है तो ये फार्मूला आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये अक्सर कॉमन मिस्टेक हो जाती है। आप वोल्टेज ऑफ इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, नॉर्मली वो इस फॉर्म में होती है, ऐसे लिखा हुआ होगा Z।
ठीक है, आपने कहा जी जी के क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड कर ली, अब वी स्क्वायर ओवर आर से हम पावर फाइंड कर लेंगे। अगर तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जी एक्चुअली क्या थी 1 + j1, ठीक है, या इसको मैं अगर इंटरनली ड्रॉ करूं तो ये इस तरह का सिनेरियो था। ठीक है, तो ये R है और ये इंडक्टेंस है j ओमेगा है। ठीक है, j ओमेगा है। तो जो एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप है वो R + j ओमेगा L का है। ठीक है, और आप ये ज्यूम कर रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप ये R का है और आपने ये फार्मूला यूज कर लिया। ये एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप R का नहीं है, ये R + j ओमेगा L का वोल्टेज ड्रॉप। या तो अगर आपको टोटल वोल्टेज इस केस में V पता है और आप VR निकाल लें यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, VR क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ R + j ओमेगा L इनटू टोटल वोल्टेज इन दिस केस इज V। अब ये VR अगर आप यूज करते हैं इस फार्मूला में तो सही आंसर आएगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। प्रेफर किया कि ये वाला फार्मूला यूज करने में, इसमें गलती के इम्कान नहीं होते। लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला पावर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी रेजिस्टेंस इम्पीडेंस के क्रॉस, तो आपने मेक श्योर करना है कि उस इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट 0 हो, यानी कि वो प्योर रेजिस्टिव हो। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो आप ये पूरे वोल्टेज V नहीं यूज कर सकते। अगर करना है तो फिर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ R पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज 9.5 and it is called the power factor. एवरेज पावर का फार्मूला हमें पता है क्या है, VRMS IRMS cos of theta V minus theta I। ये होती है एवरेज पावर किसी भी साइनसॉइड या किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की। इसमें जो ये वाली टर्म है VRMS और IRMS, इसको हम S और एपेरेंट पावर भी कहते हैं। VRMS इंटू IRMS, इसको हम कहते हैं S से डिनोट करते हैं और इसको एपेरेंट पावर कहते हैं, और इसके जो यूनिट हैं वो हैं वोल्ट एम्पीयर। ठीक है, अब हम डिफरेंट तरह की पावर्स पढ़ेंगे जिसमें है कॉम्प्लेक्स पावर, एवरेज पावर, एपेरेंट पावर, रिएक्टिव पावर। क्योंकि सब पावर हैं, पावर के यूनिट सेम होते हैं, लेकिन इन सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम किसी के साथ वोल्ट एम्पेयर लिखेंगे, किसी के साथ वॉट लिखेंगे, किसी के साथ VAR वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव लिखेंगे, इनको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि यूनिट पढ़ के आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी पावर गिवन है। तो इस वाले पार्ट को हम करते हैं एवरेज पावर के फार्मूला में एपेरेंट पावर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पेयर। तो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos थीटा V माइनस थीटा I। तो अगर पावर फैक्टर आपने फाइंड करना हो तो आप नॉर्मली ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एवरेज पावर आपको गिवन होगी डिवाइड बाय VRMS IRMS, ऐसे पावर फैक्टर आ सकता है। क्या अगर आपको थीटा Z गिवन है, क्योंकि हमें पता है थीटा Z इज थीटा V माइनस थीटा I, तो आप उसका कॉस ले लें
तो भी आपको पावर फैक्टर मिल सकता है। अब क्योंकि ये कॉज है, कॉज ऑफ सम वैल्यू, कॉज ऑफ सम वैल्यू का मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू आ सकती है वो 1 है, ठीक है। कॉज किसी भी चीज़ का लिए मिनिमम उसकी वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम उसकी वैल्यू होगी 1। और अगर आप देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पी एवरेज कॉस थीटा पावर फैक्टर की कोई ऐसी वैल्यू बताएं जिसमें पी एवरेज मैक्सिमम आए, तो सिंपली आप कहेंगे 1, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 VRMS और IRMS से मल्टीप्लाई होगा तो पी एवरेज की वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है। 1 के अलावा कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू हो वो डेसिमल पॉइंट्स में आएगी, ठीक है, लेस देन 1 होगी। तो आपको पता है कोई भी क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जो लेस देन 1 है तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ओरिजिनल से कम आता है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ओरिजिनल से कम आता है, ठीक है। तो एवरेज पावर मैक्सिमम कब आ सकती है जब ये पावर फैक्टर 1 हो, तो VRMS और IRMS सिंपल 1 से मल्टीप्लाई होंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 के अलावा 0.9 भी हुई तो VRMS IRMS इंटू 0.9 इस वैल्यू से एटलीस्ट वो कम ही आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर हमें कब मिल सकती है जब पावर फैक्टर 1 हो। अच्छा, अब पावर फैक्टर एंगल को अगर हम डिस्कस करें, पावर फैक्टर एंगल क्या है, डिफरेंस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो ये -90 और -90 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट की फॉर्म में लिखें, दिस इज -90, दिस इज +90, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है पावर फैक्टर एंगल की रेंज। अब अगर तो कॉम्बिनेशन हमारा RL कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है, RL कॉम्बिनेशन, ठीक है। RL कॉम्बिनेशन में जो एंगल होगा वो हमेशा 0 से +02, ये माइनस नहीं है, 02 +90 डिग्री को, अगर आपका कॉम्बिनेशन RL है, ठीक है। नॉर्मली जितने भी लोड्स इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं वो इंडक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एंगल एग्जिस्ट करेगा वो 0 to 90 है। अगर आपका कॉम्बिनेशन RC है, रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, तो आपका ये पावर फैक्टर एंगल है थीटा जी, इसकी रेंज होगी -90 to 0, -90 to 0। तो अगर आपको पावर फैक्टर गिवन है तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि लोड की नेचर क्या थी, वो इंडक्टिव था या वो कैपेसिटिव था, क्योंकि हमें पता है cos थीटा इक्वल होता है cos ऑफ माइनस थीटा, ये इक्वल होता है, ठीक है। cos 0 भी 1 होगा, cos सॉरी 0 की cos
45 हो या cos -45, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम। ठीक है, 0.707, ये भी 0.707 होगा, ये भी 0.707 होगा। मसला ये है कि हमारे पास अगर पावर फैक्टर गिवन है कि पावर फैक्टर ऑफ दिस लोड इज 0.707, तो अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये लोड इंडक्टिव था या कैपेसिटिव था? क्योंकि -45 का भी कॉस वही होता है जो +45 का होता है। तो फिर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिखते हैं कि उस वोल्टेज को विद रिस्पेक्ट टू करंट। अब इंडक्टर में क्या होता है, तो इसलिए हमेशा पावर फैक्टर के साथ गिवन होगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V। हमें पता है IC और IL का, इसी एंगल को लेते हुए हम डिफाइन करते हैं। हमें पता है कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री वोल्टेज से लीड करता है और इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है। तो अगर हमने लिखा होगा पावर फैक्टर 0.707 लैगिंग, इसका मतलब है कि लोड की जो नेचर थी वो इंडक्टिव थी और जो एंगल है वो पॉजिटिव होगा, वो 0 से 90 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर लिखा हुआ है लैगिंग नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ है 0.707 लीडिंग, इस लीडिंग से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा होता है, तो इसका मतलब है नेचर इसकी RC नेचर है और जो एंगल होगा जो इसका tan इनवर्स लेने से आएगा, सॉरी cos इनवर्स लेने से जो 0.707 का एंगल आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है कि नहीं, ठीक है, वो ये आपको बताएंगे लैगिंग और लीडिंग। तो लीडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो भी एंगल था वो नेगेटिव में था। तो जब आप इसका cos इनवर्स लेंगे, एंगल आया 45, अब 45 आ गया, अब आप यहाँ से देखेंगे अगर लैगिंग है तो इसको प्लस रहने देंगे, अगर लीडिंग है तो इसके साथ माइनस का साइन लगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी पावर फैक्टर आपको गिवन होगा उसके साथ उसकी नेचर गिवन होगी, पावर फैक्टर लैगिंग है या पावर फैक्टर लीडिंग है, ठीक है, क्योंकि cos ऑफ प्लस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा। इसकी वजह से सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं बता सकती कि एंगल किस टाइप का था, पॉजिटिव एंगल था या नेगेटिव एंगल। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 108 108 क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं एन इंडस्ट्रियल लोड कंज्यूम्स 88 किलोवाट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.707 लैगिंग। कोई भी इंडस्ट्रियल लोड है वो कंज्यूम कर रहा है 88 किलोवाट पावर with the power factor of 0.707 lagging from a 480 volt RMS line from a 480 volt RMS line। अच्छा, the transmission line resistance from the from a 480 volt, अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो गिवन है 480 वोल्ट RMS। The transmission line resistance from the power company's transformer to the plant is 0.08 ohm। अब ये पावर कंपनी जहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है इससे लेकर
जहाँ पर ये लोड को मिल रही है पावर, इस लाइन की जो रेजिस्टेंस है वो 0.08 किलोमीटर, मीन्स ये वो जहाँ पर पावर जनरेशन हो रही है, ये वो जहाँ पर पावर कंजम्पशन हो रही है। बीच में जो लाइंस बिछी हुई होती हैं आपने देखी हैं, जो पावर सप्लाई कंपनी से हमारे एरिया के ट्रांसफार्मर तक आती हैं, उस लाइन की रेजिस्टेंस जो गिवन है वो है 0.08 ओम। Let us determine the power that must be supplied by the power company। ठीक है, पावर कंपनी की पावर फाइंड करनी है। अगर पार्ट ए है अंडर प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन मींस 0.707 उसका पावर फैक्टर हो लैगिंग। बी इफ द पावर फैक्टर इज समहाउ चेंज टू 0.9 लैगिंग। अगर 0.7 की बजाय 0.9 लैगिंग कर दिया जाए तो पावर जनरेशन कितनी रिक्वायर होगी। और कहता है इट इज इकोनॉमिकली एडवांटेजियस टू हैव अ पावर फैक्टर एज क्लोज टू 1 एज पॉसिबल। वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पावर फैक्टर जितना 1 के करीब हो उतना हमें इकोनॉमिकली बेहतर होता है। तो हमने फाइंड क्या करना है, ये है VS, ये है लोड, ये उसकी लाइन की। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पावर जनरेशन कंपनीज के लिए। PRMS, IRMS, इस पर हमने बात तो की है लेकिन तो कर नहीं सके। ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि पावर मैक्सिमम कब होगी, जब ये 1 रहेगा। इसके अलावा इसकी कोई भी वैल्यू आती है पावर कम होगी। ठीक है, VRMS, IRMS जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम पावर होगी इसकी। तो पावर जनरेशन कंपनीज की कोशिश यही होती है कि किसी तरह से इस पावर फैक्टर को 1 या क्लोज टू 1 रखा जाए। ठीक है, इससे उनको एक फायदा होता है, जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको आइडिया होगा कि किस टाइप का फायदा होगा। तो एक पावर जनरेशन कंपनी है, वो पावर जनरेट कर रही है। हमारा इंडस्ट्रियल लोड है जो कि 88 किलोवाट कंज्यूम कर रहा है विद 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर। और उस पावर जनरेशन कंपनी से लेकर लोड तक जो लाइन बिछी हुई है, आपने देखा होगा खंभों में जो बहुत हाई ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उनकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो वो रेजिस्टेंस गिवन है 0.08 ओम, वो गिवन है। तो वो कहता है कि एक तो आप करंट कंडीशन में बताएं कि हमें कितनी पावर सप्लाई करनी पड़ेगी, पावर जनरेशन कंपनी को कितनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी कि इस लोड तक 88 किलोवाट पहुंच जाए। एक तो क्वेश्चन ये है कि कितनी पावर जनरेट करे कि लोड तक 88 किलोवाट पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीच में ट्रांसमिशन लाइंस हैं, कुछ उस पर भी ड्रॉप होना है। और दूसरा ये कहता है कि अगर इसका पावर फैक्टर 0.7 से 0.9 कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में, वो भी हम देखेंगे। और इसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि जितना पावर फैक्टर क्लोज टू 1 हो उतना इकोनॉमिकली बेटर होता है। तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस सर्किट को अगर हम ऑब्जर्व करें, गिवन क्या है, एक लोड है, उसके क्रॉस 88 किलोवाट पावर वो कंज्यूम कर रहा है 0.707 पावर फैक्टर लैगिंग के साथ। उसके क्रॉस जो वोल्टेज हैं वो 480 वोल्ट RMS हैं। ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस गिवन है VS। ये हम पावर इसकी फाइंड करनी है कि कितनी पावर ये जनरेट करे कि लोड को 88 किलोवाट मिल जाए। तो सबसे पहले लोड में से जो करंट है, क्योंकि नजर आ रहे हैं सीरीज सर्किट की नेचर बन रही है, तो हम IRMS फाइंड कर लेते हैं कि वोल्टेज हमें RMS में गिवन है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, अब सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है पावर गिवन कौन सी है, 88 किलोवाट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वाट में हमेशा रियल पावर गिवन होगी, एवरेज पावर। तो किलोवाट बता रहा है कि ये एवरेज पावर गिवन है। एवरेज पावर का फार्मूला क्या होता है, VRMS IRMS cos of थीटा V माइनस थीटा I, और इसको हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम भी लिख सकते हैं VRMS IRMS इंटू पावर फैक्टर इज PA।
तो IRMS हम फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा? IRMS किसके इक्वल हो जाएगा? P एवरेज जो कि गिवन है 88 किलोवाट डिवाइड बाय VRMS जो कि गिवन है 480 इनटू पावर फैक्टर वो भी गिवन है 0.707 लैगिंग। इससे हमारे पास IRMS आ जाएगा। IRMS कितना आता है? एवरेज पावर 88 के डिवाइडेड बाय वोल्टेज 480 इनटू पावर फैक्टर 0.707। तो IRMS जो हमारे पास आता है वो 259.3 एम्पियर आता है। 259.3 एम्पियर आ गया हमारे पास IRMS। सर्किट की नेचर आप देखें, सीरीज मान लिया। सीरीज मींस पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा है। वो कौन सा करंट है वो हमने फाइंड कर लिया IRMS। तो अगर ये करंट हमने फाइंड कर लिया तो हम इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना पावर ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड कर सकते हैं। तो P 0.08 जो पावर इसके क्रॉस ड्रॉप हो रही है वो किसके इक्वल होगी? IRMS स्क्वायर इनटू R। सो 259.3 स्क्वायर इनटू R इज 0.08। इसके क्रॉस जो पावर ड्रॉप हो रही है वो हमारे पास आ जाएगी 5.38 किलो। 5.38 किलो यानी इस तरह 5.38 किलोवाट। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो इस ट्रांसमिशन लाइन पे जो पावर ड्रॉप हो रही है वो 5.38 किलोवाट है। अब जरा सोचें कि हमने 88 किलोवाट लोड को प्रोवाइड करनी है हर हाल में और पावर जनरेट हो रही है यहाँ पर और ड्रॉप इसके क्रॉस कितनी हो रही है? 5.38। तो आपके ख्याल में यहाँ पर फिर कितनी पावर जनरेट होनी चाहिए कि यहाँ तक 88 किलोवाट पहुंचे? तो जो पावर सप्लाइड है वो लोड की पावर प्लस लाइन की पावर के इक्वल होनी चाहिए। 88 किलोवाट प्लस 5.38 किलोवाट कितना बनता है? 93.36 किलोवाट। 93.36 किलोवाट। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? लोड की 88 किलोवाट। पावर जनरेशन कंपनी को प्रोड्यूस कितनी करनी पड़ रही है? 93.36 किलोवाट। किस खुशी में? क्योंकि 5.38 किलोवाट पावर वेस्ट हो रही है जो कि इस ट्रांसमिशन लाइन पे ड्रॉप हो रही है। 5.36 किलोवाट पावर जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ वेस्ट हो रही है, डिसिपेट हो रही है। 88 चाहिए था। आइडियल सिनेरियो तो ये है कि 88 प्रोड्यूस करे और 88 पहुंच जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रास्ते में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा लाइन पे। ठीक है, तो अब देखें फर्क कितना आ रहा है। 5.38 किलोवाट कोई कम पावर नहीं है। इतनी पावर एक्स्ट्रा जनरेट करनी पड़ी है पावर सप्लाई कंपनी को ताकि लोड तक वो 88 किलोवाट पहुंचा सके, क्योंकि 5.38 ने तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाना। ठीक है, तो ये तो था पहले केस का आंसर कि इस सिनेरियो में कितनी पावर ये जनरेट करे। दूसरा पार्ट बी था। पार्ट बी कहते हैं कि यही सब कुछ फाइंड करें, लेकिन अगर पावर फैक्टर जो है वो 0.707 की बजाय 0.9 हो जाए, 0.9 लैगिंग, तो ये आपने याद रखना है 93.36। फर्स्ट केस में जो हमें पावर जनरेट करनी पड़ी है वो है 93.36 किलोवाट। अब इसको सेकंड केस के लिए करते हैं। अगर 0.9 हो जाएगी पावर फैक्टर तो फार्मूला में क्या चेंज आएगा? 0.707 की जगह 0.9। तो इससे करंट कितना बनेगा? 259 बना था। 203.7 203.7 203.7 इसकी वजह से करंट बना 203.7 एम्पीयर। तो पावर ड्रॉप कितना बन जाएगा? 203.7 स्क्वायर इनटू 0.08 3.31 3.31। yep
3.31 किलो वॉट, ये इसका पावर। तो अब पावर सप्लाई को कितनी पावर जनरेट करनी पड़ रही है? 88 किलो वॉट प्लस 3.31 किलो वॉट, 91.31 कितना? 91.31 91.31 किलो वॉट। तो जरा ये डिफरेंस बताना, 93.36 के माइनस 91.31 2.05 के। अब आप लोगों के सामने दोनों केसेस मैंने रख दिए। एक वो जब 0.707 था तो पावर जनरेशन कितनी होनी चाहिए? 93.36। एक वो जब हमने इसको 0.9 किया तो अब वो कह रहा है कि होनी चाहिए 91.31। तो अब आपके ख्याल में कौन सा वाला केस बेहतर है? ऑफ कोर्स सेकंड केस जब पावर फैक्टर 0.9 था। क्यों? पहले पावर जनरेशन कितनी करनी पड़ी थी? 93.36 किलोवाट, वही 88 किलोवाट पहुंचाने के लिए लोड था। अब जब हमने उसको 0.707 से 0.9 किया तो वही 88 किलोवाट लोड को स्टिल उतनी ही पावर पहुंचती है, लेकिन हम जनरेट कितनी कर रहे हैं? 91.31 किलोवाट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले केस में ट्रांसमिशन लाइन पे पावर ज्यादा ड्रॉप हो रही थी, 5.38 किलोवाट ड्रॉप हो रही थी, जबकि सेकंड वाले केस में सिर्फ 3.31 ड्रॉप हुई। तो ओवरऑल जो हमें डिफरेंस बचा 2.05 के का डिफरेंस है। 2.05 के ज्यादा जनरेट करने पड़ रहे थे 0.70 वाले 7 वाले केस में, और अब 2.05 के आपका बच रहा। ठीक है, तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ पावर फैक्टर के इंक्रीज करने की वजह से। तो पावर फैक्टर जितना 1 के करीब होगा उतने लाइन लॉसेस कम हो, जितने लाइन लॉसेस कम होंगे उतनी पावर जनरेशन कंपनी को लोड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कम पावर जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइन लॉसेस कम होंगे तो पावर जहां पर वो 93 जनरेट कर रहे थे और 88 पहुंच रहा था, अब वहीं पर 91 जनरेट कर रहे हैं और 88 पहुंच रहा है, तो इस चीज की उन्हें बचत हो रही है। ठीक है, तो इधर से हमें पता चला कि पावर फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर इसको जितना यूनिटी या 1 के करीब रखा जाए उतना हमारे लिए बेहतर है। 0.9 का इतना अच्छा रिजल्ट है तो 1 का तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो ऑफ कोर्स सेकंड वाला केस जो था वो ज्यादा बेहतर था। अब हम पावर फैक्टर को कैसे यूनिटी के करीब रख सकते हैं? हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल लोड होते हैं वो नॉर्मली इंडक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, मोटर्स होगी, फैंस होगी, बड़ी बड़ी टर्बाइंस और वगैरह चल रही होती हैं, सब इंडक्टिव लोड होता है। जबकि पॉइंट 707 को इन्होंने तो कह दिया कि अगर 0.9 लैगिंग हो तो क्या होगा। मतलब ये है कि 0.707 से 0.9 होगा कैसे? तो जनरली आप ये समझ लें कि पावर जनरेशन कंपनीज ने कुछ डिस्टेंस के बाद खुद से कैपेसिटिव बैंक्स इंप्लीमेंट किए हुए होते हैं। ठीक है, इनके पैरेलल कैपेसिटिव बैंक्स लगे हुए होते हैं। कैपेसिटिव बैंक से क्या एडवांटेज होता है? आप बेसिकली रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं इस डिफरेंस को, cos 0 1 होता है, थीटा v माइनस थीटा आई का जितना
डिस्टेंस में डिफरेंस कम होगा उतना ही 1 के करीब आंसर आएगा। तो इस लोड को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लोड तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल लोड को देख के आपको पता चल जाता है कि आप कैपेसिटिव बैंक में कितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस सर्किट में ऐड करें, रिएक्टेंस ऐड करें, क्योंकि आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से कैपेसिटिव बैंक को ऐड अप करते जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी के करीब रहे। होता क्या है कैपेसिटिव बैंक ऐड करने से ये डिफरेंस कम होता रहता है, ठीक है। इसका रिजल्ट मैक्सिमम कब आता है, जब कॉस 0 हो, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंस 10 है वो इस 30 डिफरेंस से बेहतर है, ठीक है। तो बेसिकली थीटा वी और थीटा आई क्या होते हैं, वोल्टेज ये होती है, थीटा आई सी लीड कर रहा होता है, आई एल लैग कर रहा होता है वोल्टेज से, ठीक है। तो ये तो हो गया लोड वाला पार्ट, ओवरऑल जो वोल्टेज आपको मिल रही होती है। जब आप यहां से कैपेसिटेंस ऐड करना शुरू करते हैं, कैपेसिटिव, तो ये इधर से इन फेज होने की तरफ चल पड़ता है। ये करंट आईएल का करंट जैसे जैसे आप आईसी ऐड करते जाते हैं ये वोल्टेज से इन फेज होने को चल पड़ता है, ये एंगल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जितना ये एंगल रिड्यूस होगा उतना ही अच्छा है। इन फेज हो जाए वो तो बेस्ट है, वो तो प्योर रेजिस्टिव केस बन जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि लोड को तो आप चेंज नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल लोड, किसी ने कब फैन ऑन करना है, कब टरबाइन ऑन करनी है, वो तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन कैपेसिटिव बैंक्स आपने खुद इंप्लीमेंट किए हुए हैं, उनका कंट्रोल आपके पास है। तो जैसे ही लोड बढ़ता है आप उस हिसाब से कैपेसिटिव रिएक्टेंस को चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करता है कि वो ओवरऑल वोल्टेज और करंट का एंगल कम से कम रखता है, यानी कि वो पावर फैक्टर को 1 के करीब करने की कोशिश करते रहते हैं। पावर जनरेशन कंपनी की कोशिश यही होती है कि पावर फैक्टर जो है वो 1 से जितना करीब हो सकता है उतना, वरना उनको लॉस होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेज जो है वो सारे आप कंज्यूमर पे नहीं डाल सकते। तो ये पावर कंपनी जो 5.38 यहाँ पर लॉस हो रहा है वो इनसे नहीं ले सकते, तो इनके लिए यही बेहतर है कि यहाँ पर कम से कम लॉस हो। तो फिर वो कैपेसिटिव बैंक की वजह से कोशिश करते रहते हैं कि आपका पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी के करीब रहे। इस तरह जो इकोनॉमिकली जितना भी पावर फैक्टर यूनिटी के करीब हो, पावर जनरेशन कंपनी के लिए ये एडवांटेज होता है। अच्छा, ये असेसमेंट है, ये हम करते हैं। इसमें क्या है कि एन इंडस्ट्रियल लोड कंज्यूम 100 किलोवाट एट 0.707 पावर फैक्टर लैगिंग। इसमें है जी 100 किलोवाट इंडस्ट्रियल लोड 100 किलोवाट एब्जॉर्ब कर रहा है और 0.707 लैगिंग है। द 60 हर्ट्ज लाइन वोल्टेज एट लोड इज 480, वोल्टेज अगेन 480 है लोड पे। The transmission line resistance between the power company transformer and the load is 0.1। अब ये 0.08 की बजाय ये 0.1 होगी। Determine the power savings that could be obtained if the power factor is changed to 0.94। कहता है जो पावर सेविंग, जैसे कि हमने बताया कि पावर सेविंग कैलकुलेट करें, जो कि अगर हम इस 0.707 को अगर पावर फैक्टर 1 क्या है 0.707, पावर फैक्टर 2 क्या है 0.94। कहता है 0.707 से अगर 0.94 हो तो बताएंगे कितनी पावर सेव होगी। बिल्कुल इसी तरह का प्रॉब्लम है जो अभी हमने किया। तो पी एवरेज से हम IRMS फाइंड कर लेते हैं। IRMS किसके इक्वल होगा, अब क्या है 100 के डिवाइड बाय 480 इंटू 0.707, ये क्या आता है करंट 294.67
294.67 और 294.67 का फिर पावर फाइंड कर लें। पावर क्रॉस 0.1 3.68 किलोवाट, ये आ गई 3.68 किलोवाट। तो पावर सप्लाई कितनी करनी चाहिए? 100 के 100 के में 3.68 किलोवाट, तो ये कितने बनते हैं? 103.68 किलोवाट। और अगर अब हम 0.707 को 0.94 से चेंज कर दें तो क्या चेंजेस आएगी? 0.707 को 0.94 से चेंज कर दें तो करंट कितना आ जाएगा? 221.63 221.63 करंट आ गया। और इसको पुट करो, पावर फाइंड करो 4.91, तो 0.1 के क्रॉस जो पावर बनती है वो 4.91 किलोवाट बनती है। तो 4 ये क्या ठीक किया तुमने? ये देखो पहले ठीक किया था। हाँ इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.1 अच्छा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेट करते हुए। 294 का स्क्वायर इंटू 0.1 करना था, ठीक है? तो 294 स्क्वायर इंटू 0.1 आता है। फर्स्ट वाले 0.707 की बात कर रहा हूँ, 8.68 किलोवाट। तो जो फर्स्ट केस में पावर सप्लाई करनी पड़ेगी वो 100 प्लस 8.68 किलोवाट, वो है 108.68 किलोवाट। ये है फर्स्ट केस। लेकिन अगर आप पावर फैक्टर को चेंज कर दें 0.707 से 0.94 तो क्या चेंजेस आएंगी? 0.94 से अगर ये मैंने पहले से किया, 0.94 अगर यहाँ पर पुट करें तो करंट बनता है 221.63 तो उससे पावर कितनी बनती है? 4.91 किलोवाट। 91 किलोवाट। तो 4.91 किलोवाट सेकंड केस में आपको पावर कितनी जनरेट करनी पड़ेगी? 4.91 104.91 किलोवाट। 104.91 किलोवाट। तो प्रीवियस क्या थी? 108.68। प्रीवियस थी PS1 थी 108.68 किलोवाट और दूसरे वाले केस में आपको करनी पड़ी है 104.91 किलोवाट। तो फाइंड क्या करना था हमने? डिटरमिन द पावर सेविंग। हमने कितनी पावर सेव की? 108 में से 104 को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा हमने कितनी पावर सेव की। तो 108.68 माइनस 104.91 तो किलोवाट। ये कितना आता है? 3.77 किलोवाट। तो इतनी पावर हमने सेव कर दी। पावर जनरेशन कंपनी ने इतनी पावर सेव कर दी जब उसने पावर फैक्टर को 0.707 से इम्प्रूव करके 0.94 पे ले। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे होती है मैंने आपको पहले बताया है। पैसिव बैंक कंपनीज ने खुद लगाए हुए होते हैं और वो लोड की नेचर को देखते हुए उस हिसाब से कैपेसिटिव रिएक्टेंस को चेंज करती हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैंसिल करती हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि लोड के करंट में और लोड की वोल्टेज में जितना कम से कम एंगल हो उतना ही बेहतर है। तो लोड और वोल्टेज, लोड के करंट और लोड की वोल्टेज में एंगल कम करने के लिए हम यहाँ से कैपेसिटिव लोड ऐड करते हैं जो कि इसको एक्स एक्सिस की तरफ खींचता है।
तो वो जितना कम हो, जितना एफिशिएंट आपका पावर फैक्टर कंट्रोल करने वाले जितने भी एफिशिएंट होंगे, उतनी आपकी पावर जो सेविंग है वो ज़्यादा होगी। तो इतना डिफरेंस क्रिएट कर देता है अगर आपने पावर फैक्टर को ठीक तरह से मैनेज नहीं किया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स पावर।